आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक टली, अब 15 फरवरी को होने की संभावना। शिमला में पीएनबी का एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम, उद्यमियों के लिए सुनहरा अवसर। करुणामूलक संघ ने सरकार को वादे याद दिलाने के लिए खोला मोर्चा। पूर्व मंडल सचिव जयलाल ठाकुर ने बागवानों और किसानों के मुद्दों पर की विशेष बातचीत। भाजपा प्रत्याशी संजय सूद ने हिमाचल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर जताई चिंता। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा के बजट सत्र की तिथियां तय करने के लिए प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक टल गई है। यह बैठक अब 15 फरवरी को होने की संभावना है। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। बैठक स्थगित होने का कारण राज्य के उप मुख्यमंत्री के घर में एक निजी कार्यक्रम, 2 मंत्रियों के विदेश दौरे और मुख्यमंत्री का हाल ही में ठीक हुआ वायरल बुखार बताया जा रहा है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में आगामी बजट सत्र को लेकर चर्चा होनी थी। सूत्रों के अनुसार बजट सत्र मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो सकता है और यह महीने के अंत तक चलने की संभावना है। कैबिनेट बैठक में नशे की समस्या पर सख्त कदम उठाने को लेकर भी चर्चा होनी थी। राज्य में बढ़ते नशे के मामले को देखते हुए सरकार चिट्टा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। बैठक में शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर अलग-अलग निदेशालयों के गठन का प्रस्ताव भी रखा जाना था। इस प्रस्ताव पर धर्मशाला में हुई पिछली मंत्रिमंडल की बैठक में भी चर्चा हुई थी, जहां शिक्षा सचिव ने प्रस्तुति दी थी। उस दौरान कुछ कमियों के कारण प्रस्ताव को दोबारा कैबिनेट की बैठक में लाने की सिफारिश की गई थी। इसके अलावा अब सभी की नजरें 15 फरवरी को संभावित इस कैबिनेट बैठक पर टिकी है, जहां राज्य की नीतियों और योजनाओं से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाने की उम्मीद है। शिमला में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें स्वयं का व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए त्वरित लोन की सुविधा दी गई है। बैंक ने बेहद कम फॉर्मेलिटी के साथ आसान लोन प्रक्रिया की घोषणा की, जिससे नए और छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ मिलेगा। इच्छुक लोग इस अवसर का लाभ उठाकर अपना व्यापार और बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छी पहल है। हम एमएसएमई की तरफ काफ़ी हम लोग फोकस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी, रिजर्व बैंक का भी। हम लोग जितना हो सकता है सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, क्रेडिट फ्लो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है एमएसएमई सेक्टर का ग्रोथ, और क्रेडिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है पिछले वर्ष, और इस साल भी हम लोगों ने इनफैक्ट लास्ट ईयर टारगेट को सरप्राइज कर दिया था, ज़्यादा हम लोगों ने अचीव किया था, और इस साल भी हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छा टारगेट को अचीव करेंगे। हम लोग सभी बैंक, सरकार के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ और एमएसएमई एसोसिएशंस के साथ, सभी के साथ मिल करके बात कर रहे हैं और एक जॉइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट कर रहे हैं कि एमएसएमई का ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, और बहुत बहुत उपयोगी चीज़ होगा, क्योंकि अवेयरनेस लेवल की कमी है, और ये अवेयरनेस अगर बढ़ेगा तो डेफिनेटली ये लोग ज़्यादा इसको इस्तेमाल कर सकेंगे, और ये बहुत ही यूज़फुल होगा ओवरऑल ग्रोथ के लिए भी, लोगों के लिए भी, व्यापारियों के लिए भी और स्टेट के लिए भी। ये बोलना चाहूँगा कि अगर इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, आप बिल्कुल इसका उपयोग करें और इसके सहायता से अधिक ग्रोथ करें। हमारी सारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे व्यापारियों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ये एक अपने आप का एक अवेयरनेस कैंप है, जो कि आज ना केवल शिमला में, पूरे इंडिया में लगाया गया है। तो इसका डेफिनेटली जो बेनिफिट है वो हमारे बिजनेसमैन को मिलेगी। नमस्कार। देखिए, आज जो हम पूरे भारत में 150 सेंटर में आज ये एमएसएमई आउटरीच प्रोग्राम रखे हुए हैं, तो ये एक पहल है बैंक की, जिसमें हम छोटे से छोटे ग्राहक से लेके बड़े से बड़े ग्राहक तक एक मैसेज देना चाहते हैं कि बैंक में इतने सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं। हर सेक्टर के लिए हमारे पास एमएसएमई की प्रोडक्ट है। जैसे छोटे से छोटे, जैसे पीएम स्वनिधि हो गया, एक स्ट्रीट वेंडर के लिए भी एमएसएमई मतलब एक हमारे पास लोन की प्रोडक्ट है। तो जैसे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो होटल्स के लिए हो गया। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए, जैसे हमारे यहाँ सेब की काफ़ी एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, तो हमारे पास एक्सपोर्ट के लिए भी
कैसे जो एक्सपोर्टर्स को बहुत कम दर में हम लोन दे सकते हैं। इस तरह हमारे पास MSME का जो एक्सपोर्ट एक्सप्रेस का स्कीम है, जिसमें हम 8 से 8.5% में लोगों को लोन देते हैं। उसमें सरकार की सब्सिडी भी रहता है 3%, तो लगभग आपको 5% के दर में आपको लोन मिल रहा है अगर एक्सपोर्ट करना है तो इस तरह की सुविधा है। तो ये एक हमारा पहल है कि जिसमें हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए और बैंक जो प्रोडक्ट्स उनको दे रहा है उसके बारे में जानें और उसका सुविधा लें। मैंने आपको अभी बताया कि जो हिमाचल प्रदेश स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टूरिज्म का अच्छा स्कोप है, ट्रेडर्स के लिए अच्छा स्कोप है, एक्सपोर्ट के लिए अच्छा स्कोप है। तो हमारे पास बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसका फ़ायदा ले सकते हैं और स्टेट की जो क्रेडिट ग्रोथ के लिए ये हेल्प करेगा। और हमारे पास मतलब जो मोबाइल ऐप में भी लोग 4 क्लिक में 20 लाख तक का लोन, इवन GST एक्सप्रेस में 1 करोड़ तक का लोन जो है एक क्लिक में उनको लोन की सुविधा जो बिना ऑफिस आए हुए ये हम लोग मुहैया करा रहे हैं। फार्म से अगर लोन लेते हैं तो जो ब्याज दर है लगभग 15 से 20% की है। जैसे ये पंजाब नेशनल बैंक देश की दूसरा बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है और इतने कम दरों में हम लोग लोन की सुविधा दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं लोग जुड़े और इसकी फ़ायदा लें। लोन को हमने इतना सरल कर दिए है कि जैसे आपकी मोबाइल में आप 4 क्लिक करके 1 मिनट के अंदर आप लोन ले सकते हैं। इस तरह की सुविधा है। इवन हाउसिंग लोन जो है आपको डिजिटल यात्रा में केवल आप ऑनलाइन जाके वहाँ पे एप्लीकेशन ये करोगे, दर्ज करोगे और सारी चीज़ें आपको सीमलेसली आपको ऑनलाइन तरीक़ा से आपको हाउसिंग लोन भी दिया जा रहा है। बिजनेस लोन में हमारे पास PABL है और जैसे मुद्रा लोन है। इस तरह की लोन हम मोबाइल ऐप में ही आपको बिना ऑफिस आए इस तरह की लोन हम मुहिम करा रहे हैं। आपकी जो 20 लाख तक का लोन है उसमें कोई गारंटी की ज़रूरत ही नहीं है। इसमें आपको कोई मॉर्गेज भी देने की भी ज़रूरत ही नहीं है। करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश ने प्रदेश सरकार को उनके चुनावी वादे याद दिलाने के लिए राज्य भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की श्रृंखला शुरू कर दी है। इसी क्रम में संघ के जिला मंडी अध्यक्ष अनिल बलेनिया के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता जिला प्रशासनिक परिसर में आयोजित की गई। इस दौरान कई करुणामूलक परिवारों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की और सरकार से जल्द उनके लिए रोजगार सुनिश्चित करने की मांग की। संघ का कहना है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों ने चुनाव के दौरान करुणामूलक परिवारों को 6 महीने के भीतर स्थायी रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के 2.5 साल बाद भी सरकार इस मुद्दे को टालती आ रही है। करुणामूलक परिवारों को सिर्फ कमेटी की बैठक और आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन वास्तविक समाधान नहीं निकाला जा रहा। संघ के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा कि करुणामूलक संघ पहले भी अपने अधिकारों के लिए 432 दिनों तक शिमला में भूख हड़ताल कर चुका है, लेकिन अब धैर्य जवाब दे रहा है। संघ ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। सरकार के वादे अब न केवल कागजी न रहकर जमीनी स्तर पर पूरे होने चाहिए। पूर्व मंडल सचिव श्री जयलाल ठाकुर ने मीडिया के साथ विशेष बातचीत में बागवानों और किसानों के लिए केंद्रीय बजट का समर्थन करते हुए कहा कि बजट में क्रेडिट लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। उन्होंने इसे कृषि क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक कदम बताया है। मैम, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस बारी भारत सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हम किसानों के लिए जो विशेष प्रोत्साहन दिया गया है, सबसे पहले हमारी क्रेडिट लिमिट जो है ना 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है, जो कि बहुत बड़ी राहत है आम किसानों के लिए, क्योंकि बीज की समस्या से किसान जूझ रहे हैं। बीज काफ़ी महंगा हो गया है और खादों पे जो अनुदान मिलता था वो भी लगभग कम कर दिया गया है। ये सब चीज़ों के लिए अब जो लिमिट बढ़ाई गई है भारत सरकार द्वारा, वो किसानों के हित में है और किसानों को इससे बहुत राहत मिलने वाली है। बागवानी के क्षेत्र में सभी बागवान और कृषि करने वाले लोग परेशान हैं, क्योंकि मौसम फेवर नहीं कर रहा है।
सेब के पौधों के लिए जितना चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है वो इस बार ना के बराबर हुई है, और समय पे ना बारिश हो पा रही है और ना बर्फ गिरी है, जिसकी वजह से जो तापमान हमें मार्च अप्रैल में मिलना था वो जनवरी में ही मिल गया है। और बहुत सारे जो स्टोन फ्रूट है उसमें अभी से ही फूल पड़ना, और यहाँ तक कि सेब में भी फूल पड़ना और पत्तियां निकलना, ग्रीन टिप स्टेज जो है आ चुकी है, जो कि अत्यंत घातक है, क्योंकि समय से पूर्व कुछ भी संभव नहीं होता है, वो सब समय के मुताबिक ही निकले। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में अगर बारिश होती है और हरियाली और जो स्टेज सेब की पहले बहुत जल्दी आ गई है, अगर वो जल्दी आ गई तो उससे आम बागवानों और किसानों को नुकसान होगा। इस वक्त खाद डालने का समय था, खाद जो है सूखा होने की वजह से वो पौधों को संतुलित नहीं मिल पाएगी, और जो स्प्रे करने का शेड्यूल है वो भी गर्मी के कारण नुकसानदेही रहेगा। पंजाब या दूसरे प्रांतों से जो सब्जियां हमें बाजार में मिल रही हैं वो अलग अलग तरीकों से तैयार की जाती है। सबसे बड़ी बात है कि किसान जो पंजाब के किसान हैं वो जो टॉयलेट वाला पानी होता है उसको खेतों में डाल देते हैं, या बहुत सारे लोग केमिकल इंजेक्शन का भी यूटिलाइज करते हैं। जो केमिकल से तैयार की गई सब्जी है वो अत्यंत घातक रहेगी, उससे कैंसर और दूसरी बीमारियां होने की संभावना रहती है, तो वो बहुत घातक है आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए। हिमाचल प्रदेश में पूर्व सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की थी, और उस वक्त जो हमारे राज्यपाल थे, उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके ऑर्गेनिक खेती की तरफ प्रोत्साहन दिया था, और बहुत सारे लोगों ने उसको अडॉप्ट किया है, और अभी लोग उस खेती को कर भी रहे हैं। उसके हमें बहुत सारे फायदे हैं। एक तो केमिकल हमें अपनी फसलों में नहीं डालना है, जो घरेलू हमारे नुस्खे होते हैं, जैसे उसमें गौमूत्र होता है, लस्सी होती है, उनसे उनके मिश्रण से जो हम पौधों के लिए जो जैविक तरीके से हम खेती बाड़ी करते हैं, एक तो उसमें खर्चा नहीं आता है, और दूसरी बात जो उस तरह से हमारा फ्रूट या सब्जियां तैयार होती है वो सेहत के लिए भी अच्छी है। प्रदेश सरकार के जहाँ तक बागवानों के प्रति दायित्व है वो बिल्कुल नहीं निभा रही है। प्रदेश सरकार, आप सभी को मालूम है कि प्रदेश सरकार के पास बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो किसानों के लिए जो सुविधाएं देनी थी, जो फर्टिलाइजर या दूसरे जो केमिकल हैं, जो खादों पे सब्सिडी देनी थी, वो तो ना के बराबर है, पहले ही बंद कर दी गई है। और प्रदेश सरकार की तरफ से जो कार्टन पे जो यूनिवर्सल कार्टन का जो कार्य करना था प्रदेश सरकार को, वो भी ना के बराबर है, उस पर भी कोई आगे गतिविधियां नहीं है, उसके लिए सरकार ने कोई पॉलिसी फ्रेम नहीं की है। ने जो विरोध किया, वास्तव में हिमाचल प्रदेश सरकार ने ऑर्डर निकाला है कि जिस किसी के पास भी अवैध कब्जे हैं, अवैध कब्जों को छोड़ दें, वो उसको छुड़ाने के लिए सरकार ने आदेश पारित किए हैं। तो कुछ लोगों ने अपनी जमीन के साथ लगती जमीन को एक्वायर कर लिया है, तो जिस संदर्भ में वो चाहते हैं कि ठीक है थोड़ा राहत मिले, लेकिन वो थोड़ा गलत रहेगा कि किसान भी सरकारी भूमि पे नियंत्रण ना करें, उसको छूट देने में ही भलाई है, ताकि वहाँ पे हम वन संपदा को लगा सके, क्योंकि पर्यावरण का संतुलन जो हमारा कम हो रहा है, तो इसमें पेड़ कटान भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस कारण आज मौसम के हालात हम देख ही रहे हैं। बिल्कुल हर किसान जो है वो सरकार की तरफ एक उम्मीद लगाए बैठा है कि किसानों के लिए, क्योंकि इस बार ये परमात्मा ने मौसम भी सही नहीं दिया है, तो सबसे बड़ी बात है किसानों को जो मिलने वाली है, हमें हिमाचल प्रदेश सरकार से ये उम्मीद है कि वो हमें सटीक भविष्यवाणी, जो साइंटिस्ट हैं हमारे, वो कुछ ऐसा व्यवस्था करें कि जिससे किसानों के लिए हमें आने वाले 3 महीने में कौन सी फसल लगानी चाहिए, आने वाले 3 महीनों में मौसम कैसा रहेगा, अगर गर्म रहेगा तो कौन सी फसल उगानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार, जैसे विदेशों में खेती बाड़ी हो रही है, उनको सटीक जानकारी मिलती है मौसम विज्ञान की कि आने वाले 6 महीनों में हम ये फसल उगाएं, क्योंकि मौसम का जो टेम्परेचर है वो इस क्लाइमेट जो है ना ऐसा रहने वाला है, तो
तो उस तरीके से हिमाचल प्रदेश सरकार बागवानी निदेशालय को या साइंटिस्टों को उस तरीके से तैयार करे। भाजपा शिमला शहरी प्रत्याशी संजय सूद ने मीडिया को संबोधित करते हुए हिमाचल में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चंबा मर्डर केस के बाद स्थिति और खराब हुई है। हालांकि शिमला पुलिस के प्रयासों की सराहना की, लेकिन प्रदेश सरकार से कड़े फैसले लेकर जमीनी स्तर पर काम करने की अपील की। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली में भाजपा की वापसी पर खुशी जताई और कहा कि 27 साल बाद बहुमत के साथ पार्टी की जीत पूरे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। देखिए, जिस तरीके से अगर हम हिमाचल की बात करें तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। और ये इसकी शुरुआत जो हुई थी वो चंबा मर्डर केस से हुई थी और हमने देखा कैसे टुकड़ों में वहाँ पर जो है व्यक्ति की हत्या की गई थी और ऐसा ही बहुत जगह देखने को मिला। मगर अगर हम शिमला की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने कहा कि शिमला में वाकई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, नशा तस्करों को अच्छी नकेल पुलिस ने कसी है, इसलिए मैं पुलिस की प्रशंसा तो करना चाहूँगा। मगर एट द सेम टाइम इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद भी बहुत सा जो है क्राइम जो है वो शिमला में भी बढ़ा है। जैसा आपने जिक्र किया अभी कैथू में जो है उस तरह से वार किया गया, पर मेरा मानना यह है कि वो भी नशे की वजह से जो है वो घटना घटी है और वो यार दोस्ती आपस में थे पहले। और मुझे ऐसा पता लगा है, जो मैंने पता किया, कि वो लोग वहाँ पर कुछ मंगलवार का दिन था, हालांकि नाई तो बंद होते हैं, तो वहाँ पर बैठ के वो शायद शराब का नशा कर रहे थे और उसके बाद ये घटना उनमें आपस में बहसबाजी में किसी बात पर लेके हुई। मगर चाहे नशे की वजह से हुई चाहे वैसे हुई, घटना है और निंदनीय है, शर्मनाक है, शिमला शहर के लिए बहुत शर्मनाक है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है और शिमला पुलिस पहले से अच्छा काम कर रही है, मगर थोड़ा और जो है ज़मीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है ताकि जो है हम युवाओं को नशे से भी बचा सकें और शिमला को क्राइम फ्री कर सकें। शिमला एक टूरिस्ट प्लेस है और रिज की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज़्यादा टूरिज्म जो है वो रिज पर रहता है और माल रोड पे रहता है। और जहाँ तक झंडा बदलने की बात हो रही है, 2015 में ही ये झंडा जो है मुझे लगता है वहाँ इंस्टॉल किया गया था और इसमें 13 से 14 लाख के बीच का जो है खर्चा उस टाइम आया था। और मुझे नहीं लगता है कि उस झंडे को वहाँ से शिफ्ट करके और कहीं कोई प्रॉपर जगह ऐसी है, क्योंकि जब पहले भी लगाया गया था तो पूरी तहकीकात के बाद वो स्थान चिन्हित किया गया था। और उसके साथ ही जैसे बात आ रही है कि जो हेरिटेज वहाँ पर रेन शेल्टर है उसको भी वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, मुझे लगता है ये बिल्कुल सरकार का गलत कदम है। अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं, शिमला की ब्यूटी रिज और माल रोड से है और हेरिटेज से है और ऐसी स्थिति में जो है इन चीज़ों को वहाँ से ये कहकर बदलना कि हम पूरे शिमला की जो है वाइडनिंग कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये गलत है और ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई और कारण रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके लिए शायद शिमला ब्यूटिफिकेशन के लिए 122 करोड़ के करीब पैसा भी आया है। उस पैसे का मिसयूज़ करने की एक किस्म से मैं कह सकता हूँ कि कोशिश की जा रही है। और मेरी राय में बिल्कुल झंडा जहाँ पर अभी स्थापित है बिल्कुल अच्छी जगह पर स्थापित है, वहीं रहना चाहिए और इसके साथ साथ हेरिटेज रेन शेल्टर भी जो है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कहीं ना कहीं विधायक साहब में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर साहब में भी आपस में कोई गैप है। इन लोगों में आपस में राय मशवरा शायद कम होता है और उसके बाद ऐसे डिसीजन जो है हिस्ट्री डिसीजन में इनको कहूँगा वो लिए जा रहे हैं जो शिमला की जनता के हित में नहीं है। देखिए, पहले तो आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को और पूरे देश को बधाई देना चाहूँगा। बहुत ऐतिहासिक 27 साल के बाद ये एक ऐसे दिल्ली में परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे मेजॉरिटी के साथ वहाँ पर बनी है। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने वहाँ भ्रष्टाचार का शासन चला रखा था और मैं तो कहूँगा कि अर्बन नक्सलाइट का जो है वहाँ पर जो है बिल्कुल उस तरीके से काम किया जा रहा था। दिल्ली की जनता बहुत दुखी हो चुकी थी और बार बार झूठ बोलने से मुझे नहीं लगता है कि भाई आप बहुत ज़्यादा लंबा जो है राज कर सकते हैं। और वो बार बार क्लेम करते रहते थे कि मैं बाणिया हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने मोदी जी को 10 जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर जो है मैं, तब भी वो दिल्ली में राज नहीं कर सकते। ऐसा जो घमंड उनके अंदर आ चुका था
और लास्ट स्टेटमेंट तो मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत शर्मनाक थी। एक एक्स मुख्यमंत्री ये कहें कि हरियाणा जो है वो जो दिल्ली को पानी आता है उसमें जहर मिला दिया। मतलब बिल्कुल ही निराधार स्टेटमेंट, बिना किसी तथ्यों के स्टेटमेंट। तो लोगों को लगा, दिल्ली के लोगों को लगा कि नहीं भाई ये अब जो है मुख्यमंत्री बनने के लायक रहे नहीं है। और वैसे भी वो मुख्यमंत्री अभी थे नहीं, बेल पे छूटे थे। कोर्ट के आदेश थे कि भाई वो किसी भी सरकारी फाइल को साइन नहीं करेंगे। तो हालांकि इससे तो वो पहले ही हट चुके थे, मगर अब जनता ने उनको एमएलए तक भी नहीं रहने दिया है। ये दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं ये कहूँगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में और संगठन जो वहाँ पर चल रहा है, जैसे पवन राणा जी संगठन मंत्री हैं वहाँ पर, उनके नेतृत्व में ये बहुत अच्छा काम जो है दिल्ली में हुआ है।